नमस्कार, महुआ मोती चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं मुर्दहिया पुस्तक का अंतिम पाठ पढ़ने जा रही हूँ। इस भाग में लेखक ने अपने छात्र जीवन की तमाम जद्दोजहद का जिक्र किया है और उन खट्टे मीठे अनुभवों का भी वर्णन किया है जो उनको उस छात्र जीवन के दौरान हुए, जब वो अपने गांव से बाहर निकलकर आजमगढ़ गए और उन्हें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिला और कैसे वहाँ जाकर उनको आगे पढ़ने की और अधिक प्रेरणा मिली। जैसा कि मैंने शायद पहले भी बताया था कि ये पुस्तक एक आत्मकथा है, दलित साहित्य की कैटेगरी में रखी गई आत्मकथा है। और यदि हम भारतीय ग्रामीण जीवन के बारे में, खासकर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें ये पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें तमाम उन विसंगतियों, अंधविश्वासों का जिक्र है और उस समाज का भी जिक्र है जहाँ पर जाति प्रथा एक बहुत स्वाभाविक रूप से पनपी। और इन तमाम विसंगतियों और संघर्षों के बीच भी लेखक ने कैसे अपने जीवन का रास्ता तय किया, नए रास्ते निकाले, क्योंकि उनके अंदर पढ़ने की ललक थी, आगे बढ़े और इस स्थिति तक आ पाए कि उन्होंने अपनी आत्मकथा को इतना खूबसूरती से लिखा कि लोग उनकी पुस्तक को आज दलित संदर्भ साहित्य के रूप में देख सकते हैं। इसका दूसरा भाग भी है, पर वो पुस्तक मैं अभी फ़िलहाल तो नहीं पढ़ पाऊँगी, आगे देखते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज का अंतिम भाग। आजमगढ़ में फाका कशी। 1 जुलाई 1964 मेरा 15वां सर्टिफिकेटिया जन्मदिन को घर से भागते हुए नटिनिया तथा जोगी बाबा, 2 ऐसे व्यक्ति थे जिनसे होकर मैं एक अनिश्चित भविष्य के लिए रवाना हो गया। भूतकाल में मुर्दहिया तथा जहानागंज के बीच का 7 किलोमीटर लंबा रास्ता न जाने कितनी बार बड़ी आसानी से पार कर लिया था, किंतु इस बार अपरंपार लग रहा था। जब जहानागंज पहुंचा तो देखा सवारियों से भरे एक इक्के पर खड़ा इक्केवान चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, एक सवारी आजमगढ़ सिधारी, एक सवारी आजमगढ़ सिधारी। संभवतः मेरा बक्सा देखकर इक्केवान को आभास हो गया था कि मेरी मंजिल आजमगढ़ अवश्य होगी। पास पहुंचने पर उसने मेरा बक्सा अपने हाथों में लेते हुए मुझे इक्के पर चढ़ने को कहा। मैं पाँवदान पर एक पैर रखकर खड़ा हो गया। दूसरे पैर के लिए कोई जगह नहीं थी, बैठने का तो सवाल ही नहीं था। मेरी असुविधा को भांपते हुए इक्केवान बड़ी सहजता से कहने लगा कि घबराने की कोई बात नहीं है, चंडीसर पहुंचते ही जगह खाली हो जाएगी, फिर आजमगढ़ तक मस्ती ही मस्ती। इसका अर्थ था कि जहानागंज और आजमगढ़ के बीच का आधा रास्ता खड़े खड़े नापना होगा। इस भगोड़ी यात्रा ने साबित कर दिया कि ज्ञान प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं था। इक्के के पीछे एक पांव के सहारे पावदान पर खड़े खड़े उस यात्रा से धराशायी होने का खतरा हमेशा मौजूद था। सबसे ज़्यादा व्यग्र करने वाली बात ये थी कि इक्के पर बैठे सारे लोग मुझे निरंतर घूर घूर कर देखने लगे। उनकी बेइज्जती निगाहों से बचने के लिए मैं अपने सिर को दाएं बाएं फेरने में भी असमर्थ था, अन्यथा पाँव का संतुलन बिगड़ने का खतरा झेल पाना असंभव हो जाता। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता, मन में अनायास भावना उमड़ती कि पाँवदान से उछलकर सीधे घोड़े पर सवार होकर चंपत हो जाऊं। इसी मुद्रा में चंडेसर पहुंचने से थोड़ा पहले मुझे एक विशाल पीपल का पेड़ दिखाई दिया, जिसके नीचे 2 सप्ताह पूर्व कर्मवीर सिंह ने हाई स्कूल का परीक्षा फल सुनाया था। मन ही मन उसे दंडवत करते हुए मैं आगे निकल गया। चाहने की उत्कंठा के बावजूद इक्के की स्थिति ने
मुझे मुड़कर एक बार फिर उसे देखने नहीं दिया। मुश्किल से 5 मिनट बाद चंडेसर आने पर इक्का वहीं रुक गया। खूब बड़ी चुरकी गठियाए एक आदमी इक्के से उतरते हुए इक्केवान से बोल पड़ा, एक फाटक बंद है। मुझे समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि उनकी अन्योक्ति मेरी रोशन विहीन आंख की तरफ थी। जो भी हो, इक्केवान के वाचनानुसार चंडेसर में मुझे बैठने की जगह मिल गई। धरवारे मोड़ होते 1 घंटे के अंदर इक्का आजमगढ़ को घेरे टॉन्स नदी के किनारे स्थित सिधारी नामक स्थान पर रुक गया। सामने सिधारी का पुल था। उन दिनों पुल के आर पार स्थित आजमगढ़ शहर में इक्कों का प्रवेश वर्जित था, इसलिए सारे इक्के सिधारी पर ही रुक जाते थे। यही कारण था कि हमारे इक्केवान ने जहानागंज में एक सवारी आजमगढ़ सिधारी वाला नारा लगाया था। इक्के से उतरते ही नदी के उस पार आजमगढ़ का सिधारी बिजली घर दिखाई दिया, जहां अनगिनत खंभों पर अटकी गोल गोल खिर्रियों से गुजरते बिजली के जिंदा तारों को छूते ही साकार बना देने वाली मृत्यु की कल्पना दिमाग में कौंध गई। अभी ये सब सोच ही रहा था कि सिधारी के पुल को छूने वाली सड़क पर बिछी छोटी रेल लाइन की पटरियों के आर पार वाले फाटक बंद हो गए। कुछ ही पलों में मऊनाद भंजन तथा शाहगंज के बीच सर पर दौड़ लगाने वाली अंग्रेजों के ज़माने की कोयले से चलने वाली रेलगाड़ी बेहद शोर मचाती हुई मेरे सामने से गुजर गई। जीवन में पहली बार रेलगाड़ी का मेरी आंखों से होकर गुजरना स्वाभाविक रूप से कौतूहल पैदा कर देने वाला था। हजार कल्पनाएं जाग उठी। उन्हीं में एक कल्पना ये भी थी कि रेल इंजन के आविष्कारक जेम्स वॉट इसी गाड़ी में बैठे अगले स्टेशन यानी पलहनी पर अवश्य उतर गए होंगे। प्रथम दृष्टया रेलगाड़ी बड़ी मनमोहिनी लग रही थी। वो बार बार सामने से गुजरे, ऐसा ख्याल सताने लगा। इन्हीं ख्यालों के बीच मैं एक रिक्शे में बैठकर दलित हॉस्टल तलाशने मातबरगंज के लिए रवाना हो गया। ज्यों ही पुल से टॉन्स नदी का पानी मुझे दिखाई दिया, बचपन से ही रटी रटाई रामचरितमानस के अयोध्या कांड की ये पंक्ति, तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुराय, मेरे मस्तिष्क में उतर आई। ऐसा माना जाता है कि इस टॉन्स नदी को पुराने ज़माने में तमसा कहा जाता था, जिसके किनारे वनवास के लिए जाते हुए मिथकीय राम ने पहला दिन बिताया था। ये सब सोच ही रहा था कि रिक्शे की तेज़ रफ्तार के चलते तमसा नदी का किनारा मेरी आंखों से ओझल हो गया, किंतु उसकी तलहटी में धोबियों द्वारा पाटा पर कपड़ों के पछाड़ने की ध्वनि कुछ पलों तक सुनाई देती रही। इसी तरह मैंने पहली बार आजमगढ़ नगर में प्रवेश किया। इस संदर्भ में उल्लेखनीय बात यह है कि महान बौद्ध भिक्षु सारिपुत्र की मृत्यु के बाद एक परंपरा के अनुसार उसका चीवर यानी पहनावा श्रावस्ती में गौतम बुद्ध के सामने प्रस्तुत किया गया, तो उन्होंने तत्काल उनकी शालीनता का वर्णन करते हुए कहा था, जिस तरह कोई चांडाल लटियाए हुए बालों के साथ कंधे पर सिर को झुकाए पलकों को नम किए हुए नगर में प्रवेश करे, वैसे ही सारिपुत्र चलता था। बुद्ध ने अपनी समकालीन जिस चंडाल का वर्णन किया है, मेरी स्थिति उससे जरा भी भिन्न नहीं थी। भिन्नता सिर्फ इतनी थी कि उनका चांडाल पैदल था, किंतु मैं रिक्शे में, जिसे एक चांडाल ही खींच रहा था। यकायक रिक्शा आजमगढ़ की कचहरी से गुजरा और मैंने देखा कि कचहरी के पीछे एक छोटी किंतु अत्यंत स्तब्ध भीड़ खड़ी थी और एक बंजारा काली लुंगी पहने बड़े नाटकीय ढंग से मर्दानगी का वर्णन करते हुए किसी जानवर का छोटा सा कंकाल
सबको दिखा रहा था, साथ ही डमरू बजाता जा रहा था। इस विषय पर कुछ और सुनता कि इससे पहले रिक्शा आजमगढ़ के कुख्यात पोस्टमार्टम हाउस से गुजर गया। वहाँ 3 बैलगाड़ियों पर कत्ल की गई अलग अलग लाशें लदी हुई थीं। जाहिर है बड़े सामंतों ने इस पर अपनी असली मर्दानगी दिखा दी थी। रिक्शे वाले ने मुझसे कहा कि साहब यहाँ रोज़ 8-10 कत्ल होते हैं, किंतु कतलियों का कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि वो सब बड़े जमींदारों के बेटे होते हैं। इस बीच मातबरगंज का तिराहा आ गया, जहाँ शंकर भगवान की लगी मूर्ति से पानी की बौछार उछल रही थी। बिल्कुल मितकीय गंगा का दृश्य था। वहीं से रिक्शा वाला बाएं मुड़ा और पलक झपकते ही उस खपड़ैल किंतु बड़ी इमारत के दरवाजे पर रिक्शा रोक दिया। दरवाजे के ऊपर एक छोटा सा टीन का बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर लिखा था अंबेडकर छात्रावास। मैंने अपने जीवन में पहली बार अंबेडकर का नाम पढ़ा या सुना। राम खिलावन मामा जो इसी छात्रावास में रहते थे, उन्होंने भी अंबेडकर के बदले हरिजन छात्रावास मुझे बताया था। बोर्ड पर नाम पढ़ते ही मुझे लगा कि ये आजमगढ़ शहर का कोई व्यक्ति होगा जिसने दलितों के लिए छात्रावास बनवाया होगा। इन्हीं विचारों के साथ मैंने अंबेडकर छात्रावास में प्रवेश किया, जहां राम खिलावन मामा मेरे इंतज़ार में बैठे थे। मामा ने कहा कि आज आराम करूं और कल यानी 2 जुलाई 1964 को डीएवी कॉलेज चलकर 11वें दर्जे में नाम लिखा लूं। उस दिन शाम को मामा ने मेरी हाई स्कूल की मार्कशीट अटेस्ट कराने के लिए आजमगढ़ के प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता तेज बहादुर सिंह के पास मुझे ले गए, जो उस समय विधान परिषद के सदस्य थे और मातबरगंज में ही रहते थे। उनका मकान शंकर जी की मूर्ति वाले तिराहे से ठीक सामने वंश गोपाल लाल की दुकान के ऊपरी हिस्से पर था। स्मरण रहे कि ये वही तेज बहादुर सिंह थे जिन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मेरे ननिहाल वाला तरवा का थाना फूंक दिया था। मार्कशीट अटेस्ट करने के बाद उन्होंने मुझे मिलते रहने को कहा। तेज बहादुर सिंह पहले ऐसे नेता थे जिनसे व्यक्तिगत रूप से मेरी मुलाकात हुई थी। इसका परिणाम ये हुआ कि मेरा मार्क्सवादी प्रभाव में आना लगभग पक्का हो गया। दूसरे दिन डीएवी कॉलेज में मेरा दाखिला हो गया और 2-4 दिनों बाद कक्षाएं शुरू हो गईं। इस कॉलेज में शीघ्र ही आश्चर्यचकित करने वाली बात ये लगी कि दोपहर के बाद चलने वाली कक्षाओं में अनेक अध्यापक सफ़ेद कमीज पर खाकी हाफ पैंट पहन कर आते थे। अनेक छात्र भी वैसे ही आते थे। 5 बजे छुट्टी का घंटा बजते ही ये सभी कॉलेज के प्रांगण में लगने वाली आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में शामिल हो जाते। धीरे धीरे पता लगा कि आजमगढ़ के ये डीएवी कॉलेज संपूर्ण रूप से आरएसएस के अधीन था। यद्यपि मैं इससे पहले आरएसएस के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, किंतु इससे जुड़े हुए लोग कॉलेज के अंदर जिस तरह पेश आते थे, उससे मेरे अंदर घृणा का भाव बढ़ने लगा। आरएसएस से जुड़े मेरे अध्यापकों में थे राजमणि वर्मा, जो 11वीं कक्षा को अंग्रेज़ी पढ़ाते थे। वो पहले दिन ही कक्षा में आते ही आरएसएस का गुणगान करते हुए मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध अनेक टिप्पणियां करने लगे। उस समय आजमगढ़ शहर में शिबली नेशनल कॉलेज बहुत मशहूर था, जिसमें मुसलमानों के साथ बड़ी संख्या में हिंदू छात्र भी पढ़ाई करते थे। ये कॉलेज मुस्लिम प्रबंधन के तहत था, किंतु वहाँ अत्यंत धर्मनिरपेक्ष वातावरण हुआ करता था। अतः आजमगढ़ शहर में आकर पढ़ने वाले सारे मुस्लिम छात्र शिबली नेशनल कॉलेज में चले जाते थे। जहाँ तक डीएवी का सवाल था, शीघ्र ही मुझे पता चल गया कि ये कॉलेज सांप्रदायिक तत्वों का गढ़ था। कॉलेज के प्रिंसिपल
छबील चंद्र श्रीवास्तव भी आरएसएस से जुड़े थे। इस कॉलेज के लगभग सारे अध्यापक आरएसएस से ही जुड़े हुए थे। अंग्रेजी अध्यापक राजमणि वर्मा कट्टर हिंदुत्ववादी थे। उन्होंने खुद बताया कि उनकी सारी शिक्षा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से हुई थी, किंतु अलीगढ़ का जिक्र आते ही उनकी वाणी मुस्लिम समुदाय के प्रति उग्रता का शिकार हो जाती थी। धीरे धीरे डीएवी कॉलेज के सांप्रदायिक वातावरण से मैं ऊबने लगा। वापस अंबेडकर हॉस्टल में झांकते हुए अजीब सा लगता था। इस तरह के हॉस्टलों की व्यवस्था डॉक्टर अंबेडकर के संघर्षों के परिणाम स्वरूप देश भर में दलित छात्रों के लिए मुफ्त में की गई थी, ताकि छुआछूत के कारण ऐसे छात्रों के लिए किराए पर मकान न मिलने की समस्या को हल किया जा सके। किंतु ऐसे हॉस्टलों का उस समय नज़ारा कुछ और ही था। इन हॉस्टलों का मैनेजर प्रायः कोई न कोई स्थानीय दलित नेता हुआ करता था। ऐसे मैनेजर महाभ्रष्ट होते थे। यद्यपि इन हॉस्टलों में दलित छात्रों को मुफ्त में रहने का प्रावधान था, किंतु मैनेजर बिना घूस लिए किसी को प्रवेश नहीं देते थे। 10 रुपये से लेकर 20 रुपये तक का दिए जाने वाला ये घूस सन 1964 के हिसाब से एक बड़ी धनराशि हुआ करती थी। मुझे भी 10 रुपया लेकर प्रवेश दिया गया था। हॉस्टल के मैनेजर शुभचरण वियोगी बाबा साहब अंबेडकर द्वारा स्थापित रिपब्लिकन पार्टी के स्थानीय नेता थे। जैसा कि मैंने अंबेडकर के बारे में पहले से कुछ नहीं जानता था, उनके संदर्भ में मेरे पहले गुरु सिद्ध हुए सनवारी राम, जो डीएवी कॉलेज में 12वीं कक्षा के साइंस के छात्र थे। सनवारी राम बड़े ओजस्वी वक्ता थे। वो अंबेडकर हॉस्टल के सामने वाले मकान में रहते थे। इस मकान में आजमगढ़ डाक तार विभाग के मैनेजर रामनाथ किराए पर रहते थे। रामनाथ जी तार बाबू के नाम से जाने जाते थे। तार बाबू की पत्नी प्राइमरी स्कूल की अध्यापिका थी। दोनों लोग बहुत सामाजिक व्यक्ति थे। सनवारी राम तार बाबू के बेटे विजय तथा भतीजे प्रहलाद को ट्यूशन देते थे, जिसके बदले वो उनके साथ उसी मकान में रहते थे। सनवारी राम हरदम अंबेडकर हॉस्टल में ही मौजूद रहते थे तथा अंबेडकर के बारे में प्रायः बातें किया करते थे। सनवारी राम ने पहली बार डॉक्टर अंबेडकर की प्रसिद्ध उक्ति जाति विहीन समाज के बिना स्वराज प्राप्ति का कोई महत्व नहीं से मुझे अवगत कराया था। वो बहुत मेधावी छात्र थे। गणित शास्त्र में उन्हें महारत हासिल थी, किंतु 12वीं कक्षा में 7 बार फेल होकर 8वीं बार किसी तरह पास हुए और बाद में रेलवे विभाग में स्टेशन मास्टर बन गए थे। सनवारी राम से ही पता चला कि डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर चुके थे तथा उन्होंने ही गांधी जी से लड़कर दलितों के लिए आरक्षण हासिल किया था। डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध बन गए थे। ये बात मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय लगी। इन 2-4 प्रमुख जानकारियों के अलावा सनवारी राम को कुछ और नहीं मालूम था, किंतु वो इन्हें बार बार दोहराया करते थे, जिससे डॉक्टर अंबेडकर के बारे में चर्चा हमेशा जारी रहती थी। सहदेव तथा तेज बहादुर राम 2 अन्य छात्र अंबेडकरवादी थे। ये दोनों बाद में इंजीनियर बन गए थे। हॉस्टल के अंदर भोजनालय की कोई व्यवस्था नहीं थी, जबकि सरकारी नियमों के अनुसार इसका प्रावधान था। अतः इसमें रहने वाले छात्र आपस में पैसा इकट्ठा कर स्वयं मेस चलाते थे। जो छात्र घर से राशन लाते थे उसे भी मेस में जमा करके खाने का हिसाब पूरा कर लिया जाता था। जिस छात्र का पैसा या राशन का ब्यौरा समाप्त हो जाता था और आगे कुछ जमा नहीं हो पाता तो उसका मेस में खाना बंद कर दिया जाता था। अनेक छात्रों के लिए ये एक विकट समस्या थी, क्योंकि वो सभी बहुत गरीब परिवारों से आते थे।
मेरा खाना भी मेस में प्रायः बंद होने लगा। उस समय अंबेडकर हॉस्टल के सामने तार बाबू वाले मकान के बाईं तरफ एक बड़ी पकौड़ी की दुकान थी जो ढक्कू की पकौड़ी के नाम से मशहूर थी। दुकान के मालिक थे ढक्कू, इसलिए उनके नाम से पकौड़ी का नाम जुड़ गया था। ढक्कू जाति से तेली थे और वो स्वयं पालथी मारकर खौलती तेल की कढ़ाई के पास बैठकर बड़े पौने से पकौड़ी छाना करते थे। ढक्कू बड़ी तोंद वाले पुरुष थे जो हमेशा सिर के बाल छिलवाए रहते थे। वो जीते जागते चीन के हंसते बुद्ध की तरह दिखाई देते थे। वो कई प्रकार की पकौड़ियों के साथ मीट भी पकाया करते थे। उनका पकाया हर माल बहुत स्वादिष्ट हुआ करता था। उनकी दुकान के ठीक बगल में आजमगढ़ का सबसे बड़ा ताड़ी खाना था, जहां आधी रात के बाद तक पियक्कड़ों की भीड़ जमा रहती थी, जिसके कारण ढक्कू की दुकान सुपरहिट बन गई थी। देर रात तक ताड़ी खाना बंद होने तक नशे में चूर होकर ताड़ी खोर बहुत शोर मचाते थे तथा प्रायः आपस में झगड़ पड़ते थे। अंबेडकर हॉस्टल के मेरे 2 साल के प्रवास के दौरान कोई रात ऐसी नहीं थी जबकि इन ताड़ीखोरों के पियक्कड़ी स्वर न गूंजे हों। उनकी याद आने पर हरिवंश राय बच्चन जी की ये पंक्तियां बरबसी याद आती हैं। गूंज उठी मदिरालय में लो पियो पियो की बोली। ताड़ी खाने से तो मेरा कोई खास संबंध नहीं था, किंतु ढक्कू की पकौड़ी अभिन्न भोजन बन गई थी। कोई सहपाठी हो या अन्य मेहमान, उसके आते ही मैं ढक्कू के यहाँ हाजिर हो जाता था। परिणाम स्वरूप ढक्कू मुझे पकौड़ियाँ उधार देने लगे, किंतु 3-4 दिन से ज़्यादा उधारी नहीं चल पाती थी, क्योंकि पैसा वसूलने में ढक्कू का कोई जवाब नहीं था। ऐसा करते समय तेल में डूबी उनकी कपर छिलवा आकृति हंसते हुए बुद्ध से शीघ्र ही एक कृपण सूदखोर के रूप में बदल जाती थी। फिर भी ढक्कू मेरे बहुत काम आते थे। मेस में मेरा खाना जब भी बंद हो जाता, मेरा काम ढक्कू की पकौड़ियों से चल जाता था। जैसा कि 3-4 दिन से ज़्यादा उनकी उधारी नहीं चल पाती थी, इसलिए पकौड़ियाँ खाना बंद हो जाता था, जिसका मतलब था फाका कशी शुरू। इस तरह अंबेडकर हॉस्टल के मेस तथा ढक्कू की पकौड़ी की दुकान के बीच जूझते हुए आजमगढ़ की मेरी अनगिनत रातें फाका कशी से गुजरी। अब धीरे धीरे समझ में आने लगा कि घर से भागा हर व्यक्ति बुद्ध नहीं बन जाता। गृह त्याग के बाद चमत्कारिक शक्ति पाने के लिए ब्राह्मणों के चक्कर में बुद्ध भी भूखे रहकर श्मशान में साधना करने लगे थे। किंतु जब चमत्कार नहीं मिला तो उन्होंने कह दिया कि बिना भोजन के दिमाग काम नहीं करता। उस समय मेरे लिए भोजन मिल जाना ही चमत्कार था। फिर भी आजमगढ़ मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। शहर में रहने का अपना आकर्षण था। इस दौरान मेरी पहली रेल यात्रा आजमगढ़ से बनारस तक संपन्न हुई, वो भी बड़ी विचित्रता के साथ। उन दिनों हर 15 अगस्त तथा 26 जनवरी को तमाम छात्र 24 घंटे के भीतर बिना टिकट के किसी भी ट्रेन में बैठकर आपस के शहरों की यात्रा कराते थे। तर्क ये होता था कि स्वतंत्रता दिवस पर रेलगाड़ी फ्री कर दी गई थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। अतः इसी तर्क के सहारे अंबेडकर हॉस्टल के जोखू राम, यमुना प्रसाद तथा बलवंत के साथ आजमगढ़ के पलहनी स्टेशन से रात के 9 बजे छोटी लाइन की रेलगाड़ी पकड़कर हम जौनपुर के शाहगंज जंक्शन पर पहुंचने के बाद दिल्ली से आकर बनारस जाने वाली रेलगाड़ी में बैठ गए। मेरी पहली और बिना टिकट WT यानी विदाउट टिकट यात्रा ने मुझे 15 अगस्त 1964 को बनारस पहुंचा दिया। देर रात का समय था, इसलिए सुबह होने का इंतज़ार स्टेशन पर ही करना पड़ा। रेल यात्रा का कौतूहल सर पर सवार हो चुका था। यात्रा के दौरान रोचक बात यह थी कि रेलगाड़ी में या उसके आसपास
किसी रेल कर्मी को देखते ही तमाम छात्र नारा लगाना शुरू कर देते थे। नारों में शामिल था 15 अगस्त जिंदाबाद तथा महात्मा गांधी जिंदाबाद आदि। इन्हीं नारों से गूंजती हुई हमारी गाड़ी बनारस तक पहुंची थी। इस यात्रा में एक दिलचस्प घटना थी हमारे साथ शराब के नशे में चूर एक यात्री का सफ़र। वो अपनी संपन्नता के बारे में खूब डींग मारता रहता था। सभी सहयात्री उसकी नशा प्रभावित तोतली जबान का खूब मज़ा लेते थे। बनारस पहुंचने से कोई 15 मिनट पहले वो अपने पैरों का मोज़ा निकालकर उसे झकझोरने लगा। मोज़े में से 100 रुपये के 5 नोट छिटक कर डब्बे के फर्श पर गिर गए। वहाँ खड़े एक आदमी ने उन्हें उठा लिया, किंतु शराबी उसे देख नहीं पाया। वो इधर उधर नोटों को ढूंढता रहा। शीघ्र ही उसका नशा उतरने लगा। गाड़ी की रफ्तार धीमी हो चुकी थी और हम बनारस जंक्शन पर हाजिर हो गए। इस बीच हमारे सहयात्री यमुना प्रसाद उस आदमी के पीछे पड़ गए जिसने नोटों को उठा लिया था। यमुना प्रसाद उसे पुलिस का हवाला देकर धमकाते हुए कहने लगे कि उन रुपयों को गिरते हुए उन्होंने भी देखा था, इसलिए उसमें उनका भी हिस्सा बनता है। उस आदमी ने डरकर उन रुपयों में से 200 रुपया यमुना प्रसाद को दे दिया। हम सभी भौचक यमुना प्रसाद को देखते रह गए। जाहिर है उस जमाने में 500 रुपये एक बड़ी रकम थी और 200 रुपये में तो मेरा साल भर का खर्चा ही निकल सकता था। मेरे मन में ये बात उठती थी कि मैं भी पुलिस के हवाले से यमुना प्रसाद को धमकाकर कुछ ऐंठ लूं, किंतु वैसा नहीं कर पाया। आखिरकार यमुना प्रसाद अंबेडकर हॉस्टल के सहपाठी जो ठहरे। स्टेशन पर रात बीत जाने के बाद हम चारों साथियों ने तय किया कि सभी लोग अलग अलग स्वतंत्र होकर शहर का भ्रमण करेंगे। मेरे अंदर सबसे बड़ी हलचल थी। पहले बनारस की गंगा, फिर काशी विश्वनाथ तथा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU को देखने की। रिक्शे वालों से पूछते पूछते मैं पैदल ही दशाश्वमेध घाट स्थित गंगा के किनारे पहुंच गया। बरसात का दिन था, इसलिए गंगा मीलों तक चौड़ी होकर उफन रही थी। मेरे सामने बस पानी ही पानी था। एक स्थान पर इतना ज्यादा पानी मैंने पहली बार देखा था। दशाश्वमेध घाट की पक्की सीढ़ियां देखकर भौचक रह गया। उन दिनों बनारस की गंगा में बड़ी संख्या में डॉल्फिन मछलियां पाई जाती थी और वो अक्सर पानी में धड़ाम धड़ाम उछलती कूदती दिखाई देती थी। स्थानीय लोग उन्हें शॉन्स कहते थे। दशाश्वमेध घाट पर खड़े खड़े मैंने भी अनेक शॉन्सों की कुदान को देखा। उस समय तक मैंने डॉल्फिन का नाम नहीं सुना था, इसलिए शॉन्स से बहुत डर लगता था। गांव के लोगों से सुना था कि शॉन्स आदमी को निगल जाते हैं। अतः मेरी आंखों के सामने बड़ा डरावना दृश्य था, किंतु गंगा के बारे में अनेक किंवदंतियां जागृत हो गईं। सबसे बड़ी किंवदंती ये थी कि गंगा में नहा लेने से जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं। मैं चाहते हुए भी गंगा में शॉन्स के डर से नहा नहीं पाया। मैं घाट की सीढ़ियों पर उछलते पानी में पैर धोकर ही संतुष्ट हो गया। अनेक गेरुआधारी साधुओं को वहां नहाते जरूर देखा था। करीब घंटे भर खड़ा होकर गंगा का नजारा देखता रहा। कल्पना में वो बार बार मुझे शंकर की जटा में समाती नजर आ रही थी। वहां से हटने का जी नहीं करता था, किंतु 24 घंटे के भीतर रेलगाड़ी से WT वापस चले जाने की मजबूरी मुझे वहां से पास ही स्थित काशी विश्वनाथ के सुनहरे गुंबद वाले मंदिर के भीतर ले गई। मंदिर में प्रवेश करते बहुत भयभीत हो गया था, किंतु सुन रखा था कि बनारस के पंडे बहुत खूंखार होते हैं, अतः अपना जातीय ज्ञान बहुत डराने लगा था। इसलिए शीघ्र ही भक्ति भावना से शिवलिंग का दर्शन कर मंदिर से बाहर आ गया। फिर पूछते पूछते मैं BHU की तरफ चल पड़ा। वहां से BHU 4 किलोमीटर दूर था।
गोदौलिया से दक्षिण जाने वाली सड़क पर चलते हुए मदनपुरा, सोनारपुरा, भदैनी, 80 तथा लंका होते जब मैं बीएचयू गेट पर पहुंचा तो उसका भव्य मुख्य द्वार देखकर दंग रह गया। सामने विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय की मूर्ति थी। मुख्य द्वार के अंदर स्थित प्रॉक्टर ऑफिस के सामने रखे एक श्याम पट पर लिखी सूचना में कहा गया था कि आज बीएचयू तथा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के बीच स्टेडियम में हॉकी मैच होगा। वहाँ से गुजरते घड़ी पहने व्यक्ति ने पूछने पर बताया कि दोपहर का 1:30 बजा है। मैच 2 बजे शुरू होने वाला था। इस मैच को देखने की मेरी उत्सुकता हद से ज़्यादा बढ़ गई, अतः पूछते पूछते मैं बीएचयू के एम्फी थिएटर स्थित स्टेडियम पहुंच गया। ये मैच मेरे लिए ऐतिहासिक सिद्ध हुआ। छात्रों से भरी भीड़ स्टेडियम में डफली तथा घंटा बजा बजाकर नारा लगा रही थी, बीएचयू का टेम्पो हाई है, बीएचयू का टेम्पो हाई है। बार बार दोहराया जाने वाला ये नारा मुझे अत्यंत मोहक लगा था। ये मैच बीएचयू की टीम हार गई, जिससे मुझे बहुत दुख हुआ। स्टेडियम की चक्करदार सीढ़ियों पर जहाँ मैं बैठा था, मेरे ठीक बगल में बीएचयू लॉ कॉलेज के एक विद्यार्थी तपसी राम बैठकर मैच देख रहे थे। मैं उनके लिए अज्ञात था, किंतु मेरा रूप रंग देखकर उन्होंने भांप लिया कि मैं बीएचयू का छात्र नहीं हूँ। उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि मैं कहाँ से आया हूँ। मैंने घबराते हुए उन्हें बताया कि आजमगढ़ से 15 अगस्त का फ़ायदा उठाकर WT बनारस देखने आया हूँ। उन्होंने हंसते हुए पूछा, बिरादर हो का? बिरादर शब्द सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा और समझ गया कि प्रश्नकर्ता भी दलित है। उत्तर में जब मैंने हाँ कह दिया तो तपसी राम ने अपना परिचय देते हुए कहा कि वो भी आजमगढ़ के रहने वाले हैं। जिलावाद हम दोनों पर हावी हो गया। वो तुरंत मुझे अपने साथ बिरला हॉस्टल ले गए, जहां उनका निवास था। रास्ते में संस्कृत कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज, साइंस कॉलेज आदि की इमारतों से वो मुझे परिचित कराते रहे। मंदिर की शक्ल में बनी इमारतों को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ था और मैंने मन ही मन प्रण कर लिया कि हर साल में मैं भविष्य में इसी विश्वविद्यालय में पढ़ाई करूंगा। सकुचाते हुए मैंने तपसी राम से कहा कि मैं भविष्य में यहाँ पढ़ना चाहता हूँ, किंतु घर से भागा हुआ हूँ, इसलिए सब कुछ अपने बल पर करना है। तपसी राम ने आश्वस्त करते हुए मुझसे कहा कि पहले इंटर पास कीजिए, फिर देखा जाएगा। बिरला हॉस्टल में गुलाब जामुन तथा चाय से स्वागत के बाद तपसी राम ने बीएचयू के अंदर नवनिर्मित विशाल विश्वनाथ मंदिर दिखाया। वहाँ प्रथम मंजिल पर कुछ भक्तजन भजन गा रहे थे। एक दृष्टिहीन व्यक्ति अत्यंत शास्त्रीय स्वर में मीराबाई का पद पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे को गा रहा था। इस मंदिर की दीवारों पर भगवत गीता के सारे श्लोक लिखे हुए थे। अन्य देवी देवताओं के साथ मंदिर की दीवार के एक हिस्से में गुरु रविदास का चित्र बना हुआ था, जिसे देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ था। अब शाम हो चली थी। बड़े बड़े पेड़ों वाली सड़कों के आर पार झलकती गेरुआ रंग की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने मुझे बैरागी सा बना दिया था। छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा था, किंतु WT वापस जाने की विवशता ने मुझे तपसी राम से विदा दिलाकर शीघ्र ही रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया। संयोगवश वहां जोखू, यमुना और बलवंत पुनः मिल गए। बनारस से आजमगढ़ की हमारी वापसी यात्रा एक बार फिर 15 अगस्त जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद के बीच पूरी हुई। रास्ते भर मेरी कल्पना में गंगा बहती रही, उसमें शॉन्स उछलते रहे और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ललचा ललचा कर निराश करती रही। 15 अगस्त 1964 की पहली रेल यात्रा, वो भी बिल्कुल मुफ्त ने मुझे बनारस तो घुमा दिया, किंतु बीएचयू का आकर्षण अत्यंत दुखदायी साबित होने लगा। तपसी राम एक आशा की किरण के रूप में जरूर दिखाई देते थे,
हरदम बस यही धुन सवार रहती थी कि इंटर पास करते ही BHU जा धमकूं। 24 घंटे के अंदर ही अंबेडकर हॉस्टल आते ही जीवन यापन की सारी समस्याएं मौलिक रूप में पुनः खड़ी हो गईं। सबसे विकट समस्या थी अंबेडकर हॉस्टल को लेकर दो कथित मैनेजर्स में लड़ाई। जैसा कि हॉस्टल के मैनेजर शुभचरण वियोगी थे, किंतु आजमगढ़ के प्रसिद्ध दलित नेता रामधन, जो उस समय एक वकील थे, ने हॉस्टल पर अपना अधिकार करने के लिए कानूनी प्रक्रिया द्वारा दावा ठोक दिया था, जिसके कारण हॉस्टल की मात्र 300 रुपये मासिक मिलने वाली सरकारी सहायता बंद हो गई थी। उस समय अंबेडकर हॉस्टल की पूरी इमारत मात्र 50 रुपये मासिक किराए पर ली गई थी। इस इमारत में 4 बड़े बड़े हॉलनुमा कमरे तथा 3 बरामदे थे। इस चौकोर इमारत के बीच एक बहुत बड़ा आंगन था। एक एक कमरे में 10-10 छात्र रहते थे। इस तरह हमेशा 50-60 छात्र इसमें रह लेते थे। पूरी इमारत खपड़ैल की थी। इस इमारत के मालिक आजमगढ़ में रफ़ी शफ़ी 2 वकील भाई थे। रामधन द्वारा दावा पेश करने से सरकारी सहायता बंद हो जाने के कारण हॉस्टल का किराया भी बंद हो गया था। अतः रफ़ी शफ़ी वकीलों ने कोर्ट द्वारा नोटिस भिजवाकर हॉस्टल खाली कराने का आदेश दे दिया। उस समय हॉस्टल के सारे छात्र चिंतित हो उठे थे। मेरी तो हालत बहुत खराब हो गई थी। सोचता था कि हॉस्टल से निकल गया तो कहाँ रहूँगा। पूरा मामला भ्रष्टाचार का था। हॉस्टल को 300 रुपये मासिक मिलने वाली सहायता को हड़प लेने का मामला था, जिसको लेकर शुभचरण वियोगी और रामधन में तनातनी चल रही थी। इस समस्या का कोई निदान दिखाई नहीं देता था। हम डरे हुए थे कि कहीं पुलिस आकर मकान खाली न करा दे। अंततोगत्वा एक उपाय काम आया। कम्युनिस्ट नेता तेज बहादुर सिंह की सलाह पर हम सभी छात्र कचहरी पहुंचकर रामधन से विनती करने लगे कि या तो वो हॉस्टल को चलाएं या उस पर अपना दावा पेश ना करें। ऐसा छात्रों ने उनसे लिख कर देने की अपील की। उत्तर में रामधन ने गुस्से में आकर छात्रों को वहां से भाग जाने को कहा। इतना सुनते ही सहदेव के नेतृत्व में छात्रों ने कचहरी में ही रामधन को जूतों चप्पलों से मारना शुरू कर दिया। उस दिन बड़ी मुश्किल से रामधन की जान बची थी। मैं भीड़ में खड़ा खड़ा नज़ारा देख रहा था। परिणाम स्वरूप रामधन ने हॉस्टल से अपना पल्ला झाड़ लिया और बंद सरकारी सहायता चालू हो गई। इस घटना के बाद कुछ छात्रों को पुलिस कोतवाली में गिरफ्तार करके ले जाया गया, जिन्हें उसी रात को तेज बहादुर सिंह ने रिहा करा दिया। इस तरह हॉस्टल खाली करने के संकट से हम उबर गए। हॉस्टल में खुशहाली वापस आते ही अहमदी बीबी का झाड़ू भी वापस आ गया। अहमदी बीबी एक सरकारी सफाई कर्मचारी थी जो अंबेडकर हॉस्टल तथा उसके सामने वाली सड़क पर झाड़ू लगाया करती थी। युवा अवस्था में ही अहमदी बीबी के पति का निधन हो गया था। वो अत्यंत खूबसूरत थी, किंतु युवा अवस्था में ही सूनापन उनके चेहरे पर साफ दिखाई देता था। वो सभी के साथ बहुत शराफत से पेश आती थी। उस समय अंबेडकर हॉस्टल में कोई शौचालय नहीं था। हॉस्टल के पीछे शहर को बाढ़ से बचाने के लिए लाल डिग्गी का ऊंचा बांध बनाया गया था। उसी के पास एक सार्वजनिक शौचालय था। एक टूटे फूटे कमरे में गोल छेद के आसपास बस 2 ईंटें रखे हुए होते थे और नीचे ज़मीन पर एक घड़ा रख दिया जाता था। मैलों से भरे इन घड़ों को 2 महिला सफाई कर्मी सुबह शाम उठाकर लाल डिग्गी बांध के उस पार फेंक आती थी। ऐसे शौचालय आजमगढ़ के अनेक हिस्सों में बने हुए थे जहां महिलाएं काम करती थीं। जो 2 महिलाएं अंबेडकर हॉस्टल के आसपास के शौचालयों में काम करती थीं, वो दिन भर पान चबाया करती थीं। जाहिर है जिस प्रकृति का उनका काम था उसमें पान सहयोगी का काम करता था।
काम खत्म करने के बाद वो एक पान की दुकान से दूसरी दुकान पर चलायमान रहती थी। किसी से भी वो बड़ी आसानी से हंसी मजाक कर लेती थी, किंतु यदि ज़रा भी अनबन हो गई तो गोली की रफ्तार से उनके मुंह से गालियां फूट पड़ती थी। इतना ही नहीं, वो तुरंत बाल्टी से भरा मैला उठा लाती और अंधाधुंध आते जाते लोगों पर फेंकना शुरू कर देती। उनके इस कृत्य से सड़क पर भागता हुजूम पूर्ण रूप से बेबस नजर आता था। एक बार मैं भी ऐसे बेबस हुजूम का हिस्सा बन गया था। जनवरी 1965 का महीना था। आजमगढ़ चौक के पूर्वी सड़क स्थित कुख्यात कालीनगंज मोहल्ले के एक स्टूडियो से पासपोर्ट फोटो खिंचवाकर वापस आ रहा था। इस बीच उन्हीं दो महिलाओं से किसी की तकरार हो गई। देखते ही देखते मैलों की बौछार से सड़क वीरान हो गई। जिंदगी की सबसे तेज रफ्तार से भागने के बावजूद उनके निशाने से मैं अपनी पीठ को नहीं बचा सका। कालीनगंज मोहल्ला इसलिए बदनाम था क्योंकि वहां धन के बदले औरतें अपनी रातें बेचा करती थीं। ऐसी औरतों को अपने अर्थशास्त्र नामक ऐतिहासिक ग्रंथ में कौटिल्य ने पण सुंदरी कहा है। पण मुद्रा को कहते हैं। शायद कोई न कोई मजबूरी अवश्य रही होगी, अन्यथा मैला ढोने वाली ये दोनों महिलाएं पण सुंदरियां नहीं बनती। शाम होते ही श्रृंगार में डूबी ये महिलाएं पान चबाती मशीनों में बदल जाती थी और इनको देखते ही ऐसा लगता था कि मानो सारा शहर ही इनसे परिचित हो। कालीनगंज के संदर्भ में एक अन्य घटना से मैं कई दिनों तक मानसिक तौर पर परेशान रहा। मेरी चचेरी मौसी के बेटे देव नारायण, जो रानीपुरा इंटर कॉलेज के छात्र थे, मेरे तांत्रिक रिश्तेदार के पुत्र दीपचंद के साथ अंबेडकर हॉस्टल में मुझसे मिलने आए। घटना मई 1965 की है। वो दोनों रात में मेरे यहाँ रुके। खा पीकर करीब 10 बजे रात को देव नारायण पान खाने के लिए हमें चौक पर ले गए। पान खाने के बाद अचानक उन्होंने कहा कि चलकर कालीनगंज में मुजरा सुना जाए। देव नारायण दिलफेंक किस्म के बड़े चुहलदार व्यक्ति थे। उन दिनों मुजरा का खूब प्रचलन था और रईसजादे कोठों पर जाकर पण सुंदरियों के नाच गाने में खूब रम जाते थे। मेरे हट करने के बावजूद देव नारायण दीपचंद के साथ कालीनगंज की सड़क पर चल पड़े। 10 कदम आगे जाने पर पीछे से मैं भी उनके साथ हो लिया। सड़क पर थोड़ी दूर चलने के बाद दाई पटरी के एक मकान में घुंघरू के साथ तबले की थाप पर सारंगी की केंकों केंकों वाली ध्वनि यकायक गूंज उठी। देव नारायण के नेतृत्व में हमारा काफिला गूंजते स्वर की तरफ मुड़ गया। एक बंद खिड़की से आवाज आ रही थी। खिड़की पुराने जमाने की 2 पल्लों वाली थी। बीच में कुछ फोफर ऊपर था तथा कुछ नीचे। ऊपर वाले फोफर पर निगाह गड़ाकर देव नारायण ने मोर्चा संभाल लिया। वहीं कहीं बीच में दीपचंद ने आंखें गड़ा ली और मैं सबसे नीचे निहुर कर फोफर में झांकने लगा। मुझे नर्तकी के सिर्फ घुंघरू लिपटे पैर तथा तबला ठोकते तबलची के हाथ दिखाई दे रहे थे। सौंदर्य वर्णन के साथ ही वो बोल पड़े, ई त स्टूडेंट जैसन लगत हो। ऐसा सुनते ही दीपचंद बोल उठे, तो हर क्लास फेलो होई। हम दोनों के बीच दीपचंद की हालत त्रिशंकु जैसी थी, क्योंकि खिड़की में फोफर की स्थिति कुछ ऐसी थी जिससे वो उछलती कूदती नर्तकी का कोई भी हिस्सा ठीक से नहीं देख पा रहे थे। इस तरह हम तीनों की निगाहों से तार तार होती बेखबर नर्तकी गाने लगी। नजरिया नजरिया नजरिया, डरिया लागे हो लड़ावत के नजरिया, अखियां तोहार गोरी जैसन अमवा का फरिया, डरिया लागे हो लड़ावत के नजरिया।
इस गाने की तीसरी लाइन के साथ ही नर्तकी तबले की तेज थाप पर जोर जोर से उछल पड़ी। उसके घुंघरू मेरे निगाहों से ओझल हो गए। त्रिशंकु की तरह खिड़की पर लटके दीपचंद ने पहली बार उसके पैर देखे, किंतु अखिया तोहार गोरी जैसन अम्बा कफरिया की धुन पर देव नारायण एकदम बेकाबू होकर जोर से बोल पड़े, जियो राजा जियो। संयोगवश उनकी ये आवाज़ खिड़की के फोपर से होती हुई अंदर बैठी महफिल तक जा पहुंची। एक बड़ा तगड़ा आदमी अचानक खिड़की पर आ धमका। हम उससे बिल्कुल बेखबर थे। उस आदमी ने दाएं हाथ से देव नारायण की गर्दन और बाएं हाथ से मेरी गर्दन पकड़कर जोर से एक दूसरे के सिर से सिर टकराते हुए गालियों की भरमार कर दी। वो कहता गया, रंडीबाजी करे के हो तो भितरा आवा। त्रिशंकु की स्थिति वाले दीपचंद उसके प्रहार से साफ बच गए। मैं उस व्यक्ति से हाथ पैर जोड़ता रहा। जैसे तैसे उससे छुटकारा पाकर हम तेजी से भागते हुए आजमगढ़ चौक पर दाखिल हो गए। किसी को पीछे आता न देखकर बड़ी राहत महसूस हुई। चौक पर पहुंचकर मैं देव नारायण पर बरस पड़ा। जवाब में वो सिर्फ हंसते रहे और कहने लगे, ई कुल का मजा लेवे के चाही। 40-50 साल बाद सोची के देखवा तो बड़ा मजा आई। इस घटना से तत्काल मैं कई दिनों तक मानसिक परेशानी से जूझता रहा, किंतु 45 साल बाद इसे सोचकर देव नारायण को बिल्कुल सही पाता हूँ। कालीनगंज के संदर्भ में विनय पिटक में वर्णित भद्र वर्णीय कथा याद आती है। गौतम बुद्ध सारनाथ में प्रथम उपदेश देने के कुछ दिन बाद उरुबेला यानी बोध गया को वापस लौट रहे थे। रास्ते में एक सघन जंगल था। वहीं बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अचानक वहां से 30 व्यक्तियों का एक झुंड गुजर रहा था। विचित्र बुद्ध को देखकर इन व्यक्तियों ने उनसे पूछ लिया कि क्या उन्होंने इधर से गुजरती किसी औरत को देखा है। बुद्ध ने उनसे पूरा विवरण पूछा। इन 30 ने बताया कि वो अपनी पत्नियों के साथ मनोरंजन के लिए इस वन खंड आए थे, किंतु उनमें से एक बिना पत्नी का था, इसलिए उसके लिए एक वेश्या लाई गई थी। उन्होंने आगे बताया कि जब वो सभी शराब के नशे में इधर उधर घूम रहे थे, वो वेश्या सारा आभूषण आदि लेकर कहीं चंपत हो गई, अतः वो उसी स्त्री को ढूंढ रहे थे। इस पर बुद्ध ने उन 30 व्यक्तियों से कहा कि तुम सभी उस स्त्री को ढूंढना चाहते हो या स्वयं को। बुद्ध के इस दार्शनिक प्रश्न को सुनकर इन 30 व्यक्तियों की संवेदना जाग उठी और वो बुद्ध से उपदेश सुनकर भिक्षु बन गए। बाद में चलकर वो भद्रवर्गीय भिक्षु कहलाए। संभवतः यदि हम तीनों उनके साथ हुए होते तो भद्रवर्गीय भिक्षुओं की श्रेणी में अवश्य आ गए होते। इस घटना के 1 महीना बाद दीपचंद मेरे पास फिर आए। आर्थिक परेशानियों से पढ़ाई छूट जाने की आशंका से मैं हमेशा घिरा रहता था। आजमगढ़ के कुछ छात्रों से मैंने सुना था कि जो लोग ईसाई बन जाते हैं उन्हें चर्च वाले पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा देते हैं। उदाहरण स्वरूप वो शहर के प्रसिद्ध मिशन कॉलेज के प्रिंसिपल विलियम थ्यूप्लस का नाम लेते थे। उनके अनुसार थ्यूप्लस अपने आरंभिक जीवन में किसी मुसहर के अनाथ बालक थे। अपने बचपन में एक दिन वो आजमगढ़ से मऊ जाने वाली सड़क पर गिरा चोटा चाट रहे थे। इस दौरान उसी सड़क से कोई चर्च का फादर गुजर रहा था। वो इस बालक को अपने साथ लेकर गया और खूब पढ़ाया लिखाया। बाद में यही बालक आजमगढ़ के सबसे लोकप्रिय कॉलेज का प्रिंसिपल बना। थ्यूप्लस के पीछे जुड़ी इस कहानी से मैं बहुत प्रभावित हुआ था और मन ही मन ठान लिया था कि मैं भी ईसाई बनूंगा ताकि आगे की पढ़ाई जारी रखूं। आजमगढ़ रोडवेज के पास एकमात्र चर्च था। मैंने रात में खाना खाने के बाद
दीपचंद से ईसाई बनने के इरादे को जाहिर कर दिया और तुरंत चर्च जाने के लिए जिद करने लगा। दीपचंद मुझे समझाते रहे कि मैं ईसाई बनने का इरादा छोड़ दूं, किंतु मैं शंकर की मूर्ति के पास से एक रिक्शा पकड़कर रोडवे स्थित चर्च के लिए रवाना हो गया। दीपचंद मेरे साथ चश्मदीद गवाह के रूप में गए। जब मैं रात के करीब 9 बजे चर्च पर पहुंचा तो उसके विशाल लौ फाटक पर बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था। रविवार का दिन था। मैं अत्यंत निराश होकर चर्च से लौटा था। यदि उस दिन चर्च के फादर से मुलाकात हो जाती तो मैं अपनी स्थिति का बयान कर समस्या का हल पाते ही अवश्य ईसाई बन गया होता। चर्च के उस बड़े ताले ने मेरी मंजिल बदल दी। दीपचंद उस रात बहुत खुश हुए थे क्योंकि वो अत्यंत हिंदूवादी थे। दूसरे दिन ईसाई न बनने का आश्वासन लेकर वो चंडेसर वापस लौट गए जहां वो शिक्षारत थे। उधर डीएवी कॉलेज का माहौल ठीक नहीं था। मुझे बार बार पश्चाताप होता कि राम खिलावन मामा ने मुझे कहाँ लाकर फंसा दिया। आरएसएस का हिंदूवादी दर्शन मुझे बेचैन कर देता था। डीएवी के प्रिंसिपल से लेकर चपरासी तक आरएसएस से जुड़े हुए लोग थे। बार बार अंबेडकर हॉस्टल के मेस में खाना बंद होने और ढक्कू की पकौड़ी उधार ना मिलने की स्थिति से मैं एकदम घबरा गया था। सिर्फ एक ही सहारा था, दलितों को सरकार से मिलने वाली आवश्यक स्कॉलरशिप जो 27 रुपये मासिक हुआ करती थी। 27 रुपये की ये धनराशि उस जमाने में मासिक खर्च के लिए पर्याप्त थी, किंतु ये बहुत देर से मिलती थी। करीब 9 महीने बाद मार्च 1965 में पहली बार 6 महीने की स्कॉलरशिप के 162 रुपये मुझे मिले। मैं अत्यंत खुश हुआ। ये हाई स्कूल पास करने वाली से कहीं ज़्यादा बड़ी खुशी थी। मैंने सोचा कि आगे भूखमरी से सामना नहीं होगा और पढ़ाई अच्छी तरह जारी रह सकेगी। उस समय मेरी कक्षा के सबसे गहरे दोस्त थे देवराज सिंह। वो बस्ती ज़िला के रहने वाले थे। वो डीएवी कॉलेज में इसलिए पढ़ने आए थे क्योंकि उनके बड़े भाई आजमगढ़ में सप्लाई ऑफिसर के रूप में नियुक्त थे। अतः वो काफ़ी संपन्न थे। देवराज सिंह अक्सर मेरे अंबेडकर हॉस्टल में मुझसे मिलने आते और मैं ढुक्कू की पकौड़ी से उनका स्वागत करता। एक परंपरा के अनुसार लेट मिलने वाली उस स्कॉलरशिप का पूरा ब्यौरा कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाता था, जिससे सबको पता चल जाता था कि किसको कितने रुपये मिले। जिस दिन मुझे 162 रुपये मिले, उसके दूसरे दिन देवराज सिंह कॉलेज जाने से थोड़ा पहले अंबेडकर हॉस्टल आए। हमेशा की तरह उस दिन भी ढुक्कू की पकौड़ियों ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद हम दोनों मातबरगंज के बीच वाले शॉर्टकट रास्ते से डीएवी कॉलेज के लिए रवाना हो गए। कॉलेज से थोड़ा दूर पहले 1 एकड़ वाला एक सुनसान मैदान था। उसी मैदान के बीच से डीएवी कॉलेज के लिए रास्ता गुजरता था। देवराज सिंह बड़े सामान्य ढंग से मुझसे गपशप लड़ाते चले जा रहे थे। जब उस मैदान के बीच हम पहुंचे तो देवराज सिंह अनायास बोल पड़े, आप दोस्ती के लिए क्या क्या कर सकते हैं? इस तरह के प्रश्न पर मुझे अचंभा तो अवश्य हुआ, किंतु कह दिया कि दोस्ती के लिए मैं जान भी दे सकता हूं। इतना सुनते ही देवराज सिंह अचानक एक रामपुरी छुरी मेरे सीने पर लगाकर कहने लगे, आपके पॉकेट में कल मिले 162 रुपये मौजूद हैं, उनमें से 81 मुझे दे दीजिए और बाकी से अपना खर्च चलाइए, अन्यथा दोस्ती के लिए अपना पूरा वचन करने के लिए तैयार हो जाइए, अर्थात जान गंवाने के लिए मैं तैयार हो जाऊं। उनका अचानक परिवर्तित रूप देखकर मैं अत्यंत भयभीत हो गया और अविलंब उन्हें 81 रुपये सौंप दिए। बाकी 5 मिनट का रास्ता हम दोनों ने साथ साथ किंतु पूर्ण रूपेण मौन व्रती के रूप में तय किया। ऊपर से एक घनिष्ठ दोस्त और अंदर से उसके उक्त रूप से
मैं अत्यंत लज्जित महसूस करने लगा। हमेशा ये सोचकर चिंतित हो जाता था कि पता चलने पर लोगों के बीच मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ेगा। हॉस्टल के छात्र यही कहेंगे कि ठाकुरों से दोस्ती का ऐसा ही परिणाम होता है। ये सोचकर मैंने इस घटना का जिक्र किसी से नहीं किया। कई छात्र गैर दलितों से मेरी दोस्ती पर पहले भी उंगली उठा चुके थे। उस बुरी स्थिति में 81 रुपए का इस तरह खो जाना मेरे लिए एक बड़ा संकट था। विश्वास नहीं होता था कि देवराज सिंह जैसे दोस्त मेरे साथ वैसा बर्ताव कर सकते थे। आगे भी मैं डरता रहा कि जब भी स्कॉलरशिप मिलेगी तो उसका आधा हिस्सा देवराज सिंह अवश्य छीन लेंगे, किंतु भला हो उनका, उन्होंने दोबारा वैसा नहीं किया। होता ये था कि 6-8 महीने बाद जितनी स्कॉलरशिप मिलती उससे कहीं ज़्यादा इधर उधर से मैं उधार ले लिया करता था। परिणाम स्वरूप सारा पैसा उधार चुकाने में ही खर्च हो जाता था। किंतु देवराज सिंह द्वारा छीने गए पैसे से उत्पन्न परिस्थिति से आगे भी मेरी फाकाकशी का अंत नहीं हुआ। इस घटना को बीते 45 साल हो गए। देवराज सिंह से कभी दोबारा मुलाकात नहीं हुई, मगर कभी मिल गए तो मैं उनका स्वागत पकौड़ियों से अवश्य करूंगा। इस दौरान मुझे पहली बार शराब पिलाने वाले लाल बहादुर सिंह 2-3 महीने में एक बार मुझसे मिलने अंबेडकर हॉस्टल अवश्य आ जाते थे। उनके आते ही पुरानी महफिल फिर शुरू हो जाती थी। उन्हीं के चलते मैंने पहली बार अंबेडकर हॉस्टल के पास वाले ताड़ी खाने में बैठकर ताड़ी पी थी। किंतु लाल बहादुर सिंह को बिना ठर्रा यानी देशी शराब पिए मज़ा नहीं आता था। वो मुझसे आजमगढ़ के रोडवेज के पास से गुजरती टॉन्स नदी के नए पुल के उस पार एक गांव में स्थित शराब खाने में ले जाते और वहीं महफिल सज जाती। एक बार वो अपनी पत्नी का सोने का कंगन लेकर मेरे पास आए। हम दोनों उसे आजमगढ़ के प्रसिद्ध सोना व्यापारी हरीश चंद की दुकान पर 400 रुपये में बेच आए। लाल बहादुर सिंह तब तक मेरे यहाँ रुके रहे जब तक कि ये पैसा समाप्त नहीं हो गया। ऐसे ही एक बार खूब जाड़ा पड़ रहा था। दिसंबर 1964 की बात है। थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी। उस समय लाल बहादुर मेरी ऊनी चादर ओढ़कर ये कहकर चले गए कि अबे आवत है। करीब 2 घंटे बाद वो वापस ज़रूर आए, किंतु चादर गायब थी और उन्होंने एक ठर्रे की बोतल मेरे सामने रख दी। ये बोतल चादर के बदले ले ली गई थी। मुझे बड़ा दुख हुआ था, क्योंकि उस चादर के अलावा मेरे पास ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था। किंतु उनके स्नेह के चलते मैं कुछ बोल नहीं पाया। वो जाड़ा बड़ी मुश्किल से बीता था। लाल बहादुर सिंह पुनः ठीक 26 जनवरी 1965 को मेरे पास आए और मुझे लेकर WT रेलगाड़ी से फैज़ाबाद चले गए। फैज़ाबाद जंक्शन पर उनके ससुर खजांची थे। वहाँ से हमने पास स्थित अयोध्या जाकर हनुमानगढ़ी समेत अनेक मंदिरों का दर्शन किया। उस समय हनुमानगढ़ी की एक घटना मेरे लिए यादगार बन गई। हुआ ये कि मैं प्रसाद से भरा एक दोना हाथ में लिए खड़ा था। अचानक एक बंदर दोने को मुझसे छीनकर सारी मिठाइयाँ खा गया। अयोध्या घूमने के बाद हम पुनः फैज़ाबाद लौट गए। वहाँ रेलवे में एक टिकट इंस्पेक्टर थे जो रीड साहब के नाम से जाने जाते थे। रीड साहब का सरकारी आवास स्टेशन के ठीक सामने था। खजांची साहब के दामाद होने के कारण लाल बहादुर सिंह की उनसे बहुत गहरी दोस्ती थी। ऐसी दोस्ती का एक कारण ये भी था कि रीड साहब लाल बहादुर की तरह पीने के बड़े शौकीन थे। यही कारण था कि लाल बहादुर अपने ससुर के यहाँ न ठहर कर रीड साहब के घर ठहरे।